जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में जो परिस्तान की शहज़ादी हमारा सबक चल रहा है, इसमें हमने पहले ये पढ़ा कि वो कैसे मीर साहब के घर पहुंची, फिर वो वहाँ पर कहानियाँ सुनाती है और उसमें एक दिन उसने परिस्तान जाने की कहानी सुनाई है। तो वो कैसे गई कहानी उस परिस्तान में, तो उसको कैसे ले जाया गया और वो उस परिस्तान के महल के गेट पर उतर गई और वहाँ पर उसका वेलकम किया गया। वहाँ पर वो बड़े बड़े खूबसूरत बालों वाली एक परी आई है, उसने उसको वेलकम किया है, बाजे बज रहे हैं और अब वो महल के अंदर एंटर हो रही है। कहती है, यह आज के लेक्चर में हम जानते हैं और अंदर के माहौल को जानते हैं कि अंदर क्या कुछ देखा, वहाँ उसको कैसे वेलकम किया गया। बेटे देखिएगा, फिर वो कहती है कि जी मैं पालकी से उतरी। ये पेज नंबर 32 का तीसरा पैराग्राफ है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये उनके लिए बोलता हूँ, वैसे मेरे बच्चों को पता ही होता है कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बेटे अब ये अगला लेक्चर है, देखिएगा जी। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ उस परी के साथ साथ चल पड़ी। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जरक बरक कपड़े, हंसती चोहलें करती आहली गोहली फिर रही थी। आहली गोहली का मतलब है नखरों से चलना, नखरों से चलना। वो अंदर बड़े नखरों से बड़ी बड़ी पोशाकें पहने हुए नखरों के साथ चल रही थी और परियां। फिर चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना, यानी जैसे ही अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले उसने वहाँ पर बाग देखा। एंट्रेंस पर चमन कहते हैं बाग, चमन आइसक्रीम नहीं। अच्छा, कहते हैं हर दरख्त का तना चांदी का। अब ये बेटे उस बाग के दरख्त, हर दरख्त का तना जो था वो चांदी का, सोने की शाखें, जमुर्द के पत्ते। जमुर्द बेटे कीमती मोती है जिसका रंग सब्ज होता है, सब्ज रंग का मोती। तो कहते हैं उस मोती की तरह के, उस मोती के बने हुए उसके पत्ते थे। फिर फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम और कहीं पुखराज। लाल बेटे कहते हैं हीरा, फलों की जगह पर हीरे लटक रहे थे। बेटे नीलम भी एक कीमती मोती है और पुखराज ये भी बेटे कीमती मोती है। तो कीमती मोती लटक रहे थे। फिर फूलों पर ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे थे, फूलों की जगह पे भी हीरे थे। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, जो कलियां थी छोटी छोटी वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही थीं। खुशबू से दिमाग महका जाता था। हौज़ों का पानी, हौज़ कहते हैं बेटे तालाब को, तालाब का जो पानी था वो अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे, यानी इतना वाइट, इतना साफ और शफाफ कि जो अंदर के तालाब थे उसका जो पानी था वो मोतियों, वो चांदी की तरह था। फवारों में से भी मोतियों की बुछाड़ हो रही थी। बाग में फवारे लगे हुए थे, उसमें से भी मोती निकल रहे थे। सिंपल इज़ दैट, मोती मोती एवरीवेयर। ठीक है जी, हर तरफ क्या थे, मोती। ठीक है जी। वो कह रही है कि आई सा मोतीज हेयर एंड देयर, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड बैक टू मी। ठीक है जी, हर तरफ मैंने, वो वहाँ का बाग है। ओके, समझ तो नहीं है बात, क्लियर होगी। ये बेटे पहला उसने बाग देखा। अब बाग में आपको पता है कुर्सियाँ भी होती हैं, टेबल भी होते हैं और भी वो उसके बारे में आप बताती है। फिर क्या देखा, कहते चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे। उस बाग से हम आगे निकल गए। बारादरी कहते हैं ऐसी बिल्डिंग जिसके 12 दरवाजे हों। क्या? ऐसी बिल्डिंग जिसके 12 दरवाजे हों। वो देखी तो वहाँ क्या था, बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। पहले उसने बाग की सजावट बयान की, अब वो किसकी सजावट बयान कर रही है, बेटे आपने इसको याद भी इसी तरह करना है। रट्टा मारेंगे तो याद है, आपको पता है मैं हमेशा यही बात आपको समझाता हूँ कि आपने रट्टे की तरफ नहीं आना। आप बेटे स्टेप बाय स्टेप कहानी को याद करें। जैसा मैंने बताया कि वो पहले मीर साहब के घर कैसे गई, फिर हमने पढ़ा कहानियाँ सुनाती है, उसमें वो उसको लेकर कैसे गए, फिर वो वहाँ पर पहुँची तो पहले क्या देखा, बाग, फिर क्या देखा, अब बारादरी। तो आप इस तरह ज़हन में बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहा है, कहते जी चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ, कले के दरबार भी देखे हैं मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं देखा। ये कौन से कले की बात हो रही है,
नहीं, वो कह रही है कले के दरवाजे भी मैंने पहले देखे हुए हैं, लेकिन जो आज मैंने बारादरी देखी है इस जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस कले से मुराद कौन से कलों की बात हो रही? वो जो नवाब आज़मुद्दौला और फलां 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 के जो कले उसने ज़िंदगी में पहले देखे हुए थे, जहाँ वो दर्जन थी, ठीक है, थी, वैसा मैंने सैकड़ों सुर्ख, सब्ज़, नीली, जर्द, ऊदी, सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई थीं, रंग बरंग के बलोर की थीं। बलोर कहते हैं बेटे ऐसा शीशा जिसके दोनों तरफ देखा जा सके, ऐसा, ठीक है, ऐसे शीशे की बनी हुई थी वो। फिर अच्छा, ऐसे शीशे की बनी हुई थी, फिर या फिर वो किसी ऐसी शफाफ के आर पार निगाह गुजर जाती थी और उन पर हसीन हसीन परिजाद जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे हुए थे। परिजाद किन को कहते हैं? हस्बैंड्स ऑफ परियां। परिजाद ड्रामा नहीं देखा था पीछे? वो यहाँ वाला तो काला था ना, वो खूबसूरत था, ठीक है। तो कहते हैं जी परिजाद, ठुस्से से बैठे हुए थे का मतलब है मज़े से वो बैठे हुए थे वहाँ, टांगों पे टांग रखे, उनकी कांपे टांग नहीं रही थी। अच्छा, कहते हैं बीच में एक नमगीरे के नीचे, नमगीरा कहते हैं साइबान, नमगीरा साइबान, एक नमगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर जिसमें हीरे और पन्ने की पिचकारी का काम हुआ था। पिचकारी कहते हैं बेटे नक्श बनाना, बड़े कीमती मोतियों के साथ नक्श बने हुए थे। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। अब ये देखिए, उसने पहले बाग देखा, फिर बारादरी में पहुंची, बारादरी की हर चीज़ का बताया, वहाँ एक तख्त लगा हुआ था, यहाँ उनका बादशाह बैठा हुआ था, परियों का, और बादशाही यानी उसकी बेगम बैठी हुई थी, ठीक है जी, वहाँ उनकी बेगम भी बैठी हुई थी। फिर कहते हैं बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14-15 बरस की थी, अंडरलाइन करें MCQs, उनके साथ ही उनकी एक बेटी बैठी हुई थी। चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फ़ें खिली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार के आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, यानी पूरा नहीं रखा हुआ था, ऐसे टेढ़ा करके, आधा सर खाली था और आधा टेढ़ा करके रखा हुआ था। और तीनों की पोशाकें यानी फ़िराकें, लिबास एक रंग की हों तो बताऊं घड़ी में 4-4 रंग बदलती थी, यानी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो एक घड़ी में बार बार उनके रंग तब्दील होते थे। तो ऐसे बादशाह बैठा था, उसकी बेगम बैठी थी और साथ एक लड़की बैठी थी। ये लड़की कौन थी? कहती है मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर कांपे टांग रही थी, यानी हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये परिस्तान की सैर है। अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा आओ सैयदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है, मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डर गई हैं और तुमने रास्ते में कहा हाय मैं डर गई, ठीक है। तो कहती है तुम डरी रास्ते में? कहती मैं बोली हुजूर को दुआ देती हूँ और हुजूर डरना कैसा। अच्छा, तो कहती है मैं बोली हुजूर को दुआ देती हूँ और हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसरी क्या थी, सदके मौला के नाम पर। बादशाह और सारे दरबारी सरो कद खड़े हो गए और बादशाह फरमाने लगे, सरो कद का मतलब है सीधे खड़े हो जाना, सीधे खड़े हो जाना, यानी चूँकि मौला का नाम आया तो मौला से मुराद मौला अली उल मुर्तज़ा। तो जैसे ही सदके मौला के नाम पे कहा तो सारे उठ के खड़े हो गए। तो इंटरनेशनल छड्डू है ना, इसलिए छोड़, तो कहती खड़े हो गए। अच्छा, कहती है बादशाह फरमाने सैयदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है, ठीक है। अच्छा, वो कहते मैंने दिल में खुदा का शुक्र किया, जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनाहगार न करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा सरकार डरने की बात क्यों न थी,
ایک اکیلی، دوسرا سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے. اوسان مین ہوش اڑ جانا. اچھا اب میرے بیٹو یہاں دیکھیے، وہ ہوا یہ کہ جنات اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں. رستے میں اس نے کئی شکل بدل لی تھی. اب وہ کہتے ہیں، یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے. یہ بکر گدھا موا اس کا نام ہے جو اس کو لے کے آ رہا تھا، اور یہ شکلیں بدل لیتا تھا. تو کہتی ہیں کہ اب میرے ہال میں، میرے پیٹ میں پھر ہال اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی. حیرانی. بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہو گیا ہے. وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، ہم میک اپ نہیں کرتی. نہیں، میرا مطلب ہم ایسی رہتی ہیں ہر وقت. اچھا اس نے کہا بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو. میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے. یعنی وہ جو بکر گدھا موا ہے وہ شکلیں اس لیے بدل لیتا ہے کہ وہ جن ہے، اور ہم ہیں پریاں. جن شکل بدلتے ہیں، پریاں شکل نہیں بدلتی. لہذا سمجھ لیں کہ وہ خواتین جو میک اپ کرتی ہیں وہ جن ہیں، اور جو میک اپ کیے بغیر ایک ہی شکل میں رہیں وہ پریاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میک اپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میک اپ کا معنی میک اپ نہیں، میک اپ کا آپ گوگل پہ ترجمہ کریں، اس کو کہیں اس کا معنی بتاؤ، چیٹ جی پی ٹی کو وہ بتائے گا. میک اپ کا معنی ہوتا ہے کمی پوری کرنا. کیا؟ کمی پوری کرنا. تو خواتین تو اپنی کمی پوری کرتی ہیں، لڑکے خوبصورت ہیں. اچھا اب یہاں دیکھیے، کوئی نہیں لڑکے میک اپ کا مس بتائیں، لڑکے میک اپ کرتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگ جیلسی میں کہہ رہے ہیں نا. نہیں کوئی نہیں. میری بات سنیے، اتنا انتہائی خوبصورت لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، مجھے بتائیں کرتا ہے؟ اور اس پہ بھی دیکھ لیں، مجھے انکل کہہ رہی ہیں. کوئی بات نہیں بیٹے، خیر ہے، ماما کہتی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، تم ہی بڑی ہو گی. اچھا تو یہاں دیکھیں، ہم بیٹے بات یہ کر رہے تھے میک اپ کا معنی. مس میک اپ کا معنی ہوتا ہے کمی کو پورا کرنا. دیکھ لیں، پوچھ لیں. تو لہذا جو خواتین میک اپ کرتی ہیں وہ کمی پوری کرتی ہیں. اچھا تو ہاں نہیں، میں یہ بات شادی بیاہ کی تقریبات پہ ٹھیک ہے تبدیل ہو جائے. تو جو جن ہوتا ہے، جن وہی شکلیں بدلتا ہے. یہ کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا تو یہاں دیکھیے، ہاں اور جی ہو جا نہیں تو میں تب بھی ویسے ہی لگ رہا تھا، آج بھی ویسے ہی لگ رہا. ہاں اب سڑ جائے گی عائشہ. اچھا اب یہاں دیکھیے بیٹے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری شکلیں اصلی رہتی ہیں. تو وہ جو بکر گدھا موا لے کر آیا آپ کو وہ جن تھا. اچھا اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، مختلف. وضع کا مطلب ہے مختلف. خاطر جمع رکھو، خاطر جمع کا مطلب ہے حوصلہ رکھنا. حوصلہ رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا. اچھا اب بیٹے یہ ابتدائی گفتگو ہو گئی. اب ابتدائی گفتگو کے بعد ان کے پاس کھانا آیا. باقی چیزیں کل کے لیکچر میں انشاءاللہ میں ہر صورت آپ کو یہ سبق چاہے لانگ ہو جائے تھوڑا، لیکن کل ہم اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نے اتنا اب یہ ہے ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا اس کی انٹرسٹ، اس میں باغ، تالاب، بارادری اور ان کی ابتدائی گفتگو. اب اس کے بعد اس کو کھانا آ گیا. اب کھانا کیسا تھا وہ کل پڑھیں گے.